कैसे हो भाई? बढ़िया। चलो करें, स्टार्ट करें। ओके, जेनेटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जेनेटिक्स के बाद में नेक्स्ट जो अपना है वो रहेगा फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब ये क्या है सर? एक्चुअली जो एलएसए की यूनिट्स है, एलएसए की बुक में जो तरीका लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब सुने, अपन इसमें कोशिश करेंगे फिजियोलॉजी के साथ एनाटॉमी भी मिक्स हो जाए। कैसे? स्ट्रक्चर वाइज, जैसे हार्मोन में तो नहीं, लेकिन हार्ट में या आपके बोन्स में, या आप जो आगे नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें सबके अंदर है ना, उसकी स्ट्रक्चर और वो कैसे कार्य करती है, दोनों को पैरेलल लेने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अपन फिजियोलॉजी में छोटे मोटे 8 से 10 सिस्टम है, जिसके अंदर पहला सिस्टम है एंडोक्राइन। कौन सा है? एंडोक्राइन। अब सुने, एंडोक्राइन में इतने हार्मोन हैं, इतनी ग्रंथियां हैं कि याद ही नहीं होती यार, है ना, कि कौन सी ग्रंथि कहां पर है। घुमा के पूछ लें हृदय के पास में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, थाइमस, है ना। वृक्क के ऊपर कौन सी होती है? यदि आपको घुमा के पूछे मिनरलोकॉर्टिकर्स, वैसोप्रेसिन, है ना, ऐसे ऐसे नाम है, ऐसे ऐसी बीमारियां हैं, उसमें से घुमा के एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन भी बहुत हार्ड हो जाता है कई बार। देखो, कई बार कोई क्वेश्चन बहुत इजी होता है, डायरेक्टली आपको पूछा कि साहब भैंस में गुणसूत्रों की संख्या बताओ स्वयं बफेलो में, तो सीधा आपने 48 टिक कर दिया, देखते टिक। लेकिन कई बार क्या होता है आपको, है ना, कई बार आपको क्या होता है कि उसी छोटे से क्वेश्चन के लिए बहुत लंबी चौड़ी रामायण लिखनी पड़ती है। जैसे आपको पूछा क्रिटिनिज्म रोग किससे होता है, गायों में आपको पूछ लिया क्रिटिनिज्म रोग किससे होता है, तो आप सीधा जाओगे मेडिसिन पे। ये मेडिसिन नहीं है, ये फिजियोलॉजी वाले रोग है। कौन से वाले रोग हैं? फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिजियोलॉजी की तरफ। फिजियोलॉजी के अंदर पहला पार्ट, जो फर्स्ट पोर्शन है, वो ले रहे हैं अपन एंडोक्राइन फर्स्ट। कौन सा ले रहे हैं? एंडोक्राइन फर्स्ट। आ जाओ, एंडोक्राइन फर्स्ट के अंदर जैसे सबसे पहले ये ग्रंथियां होती कैसी कैसी है, तो ग्लैंड जो है, ग्रंथियां जो है वो ग्रंथियां कैसी कैसी हैं, मतलब ग्लैंड्स कैसी कैसी है। ग्लैंड्स के दो पार्ट रहते हैं। एक ग्रंथि होती है, चलो एक और मिक्सोक्राइन बना देते हैं। एक ग्रंथि होती है जिसमें प्योर नलिका रहती है, वो उस नलिका के माध्यम से पाइपलाइन होता है, जैसे उसके माध्यम से अपने एंजाइम्स को, हार्मोन को डालती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन, या हिंदी रहता है बहिस्रावी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रहती है एंडोक्राइन। एंडो का मतलब है अंतः, क्राइन का मतलब है स्त्रावी, अंतः स्त्रावी। एक इन दोनों का मिक्सोक्राइन या होलोक्राइन नाम रहता है। मिक्सोक्राइन ज्यादा बेटर है। ये रहती है बही और ये मिश्रित, है ना, दोनों को मिला लो, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, और ये मिक्सोक्राइन रहती है जो दोनों को मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे एंडो और एक्सो का पता कैसे चलेगा? कैसे कि साहब ये एंडोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन है, मुझे इसका पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी अंतःस्रावी है और कौन सी मिश्रित है और कौन सी यहाँ पर एंजाइम वाली है। ठीक है, देखो आपको एंडोक्राइन याद करनी है 9 विथ पोजीशन। एंडोक्राइन को छोड़कर बाकी सब एक्सोक्राइन, जैसे मैंने आपको बोला सीरोमिनस ग्रंथि किस प्रकार की होती है। अब भाई साहब सीरोमिनस कोई सोचे यार सीरोमिनस कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, थोड़ी टफ है, लेकिन वहां याद करो। आपको सीरोमिनस नहीं पता, लेकिन एंडोक्राइन की 9 ग्रंथियां याद है। सर 9 ग्रंथियां कैसे याद होगी? अरे 9 ग्रंथियां नहीं, 9 ग्रंथियों के अंदर 9 हार्मोन है, छोटे मोटे 20-25 हार्मोन है। छोटे मोटे 20-25 के 2-2 बीमारियां करो तो 50 से 70 बीमारियां हैं। उन सबको एक साथ लेना बहुत बड़ी कला होती है। उस कला को अपन एकदम तरीके से याद करेंगे। वो वीडियो खत्म होता तो देखना आप कहीं कहीं बोलने लगेंगे। क्या जेनेटिक्स याद नहीं हुई क्या? क्या जेनेटिक्स में जीवन में ऐश करो, G2 में मौज करो, मौज में पीना मत याद नहीं किया था क्या? पीने के अंदर लो जी पियो देसी दारू याद नहीं किया था क्या? उसके बाद में प्रजनन की विधियों के अंदर मोनोहाइब्रिड 3:1, डाईहाइब्रिड में कौन सा? सफेद मुंडा, सफेद सिंगा, काला मुंडा, काला सिंगा, याद क्या नहीं किया?
तो फिर जब इतनी बड़ी बड़ी चीजों को याद कर लिया है, नस्ते नाबूद कर लिया है, तो ये छोटी चीजें हैं, उल्टा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत मजा आता समझने में। कहते हैं ना पढ़ाई में भी आनंद आता, क्या ये बात सही है? हाँ, यदि पढ़ाई समझ में आने लगे, पढ़ाई में यदि अपने को अच्छे से पूरा ग्रिप के साथ बनने लगे तो आनंद आता है ना। तो उसी आनंद की परिकाष्ठा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अपन लेते हैं क्या, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में 9 ग्रंथियां होती है। अभी मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे शो करूंगा। जैसे पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्रंथि, ये रहती है ऊपर हेड में, आगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, थायराइड। थायराइड के ऊपर रहती है पैराथायराइड। उसके जस्ट नीचे फिर रहती है कौन सी, थाइमस। कौन सी रहती है, थाइमस। फिर रहती है अधिवृक्क, जो वृक्क के ऊपर है, अधिवृक्क। और उसके पास में रहती है अग्नाशय। हालांकि अग्नाशय में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, अग्नाशय मिक्सोक्राइन है, दोनों होती है ना। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। फिर नर है तो वृषण और मादा है तो अंडाशय। ये वृषण और अंडाशय भी क्या रहती है, मिक्सोक्राइन रहती है। इसमें भी क्या रहता है, मिक्सोक्राइन, यानी कि इसमें भी ये अंडाशय, ठीक है। तो ये 9 ग्रंथियां हैं। इन 9 को छोड़कर सारी, ये लिख देंगे, इन 9 को छोड़कर सारी। अब नाम तो मैं कितने लिखूं यहाँ पे, बोले 100-200 लिखो ना, फिर भी सर 1-2 लिखो। देखे, लार ग्रंथियां हो गई, ठीक है, सीरोमिनस हो गई, सीबेशियस हो गई, है ना। खूब ग्रंथियां हैं दुनिया भर की। सर फर्क बताओ बेसिकली एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। पहले ये तो समझ लो, मिक्सोक्राइन में मिश्रित ग्रंथि बोल सकते हैं, दोनों की मिश्रित, है ना, जो दोनों ही हो, इसमें एंडो भी हो और एक्सो भी हो। इसके अंदर सबसे मस्त नाम चलता है अग्नाशय का, है ना, वृषण का और अंडाशय का। ये यहाँ पे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का। सर एक्सो एंडोक्राइन के बारे में और थोड़ा बताओ कि एक्सोक्राइन होता क्या है ना। तो सुने, जैसे क्या किया, एक शहर में जल की आपूर्ति, ढंग से समझना, ठीक है। घरों में जैसे पानी आता है, तो घरों में जो पानी एक आता है नल से, जिसको पर्टिकुलर जो भी सिस्टम रहता है, फिल्टर सिस्टम या शहर का जो जल विद्युत विभाग है, वहां से उस तालाब से, टंकी से एक पाइपलाइन आती है। वो पाइपलाइन घर के अंदर आती है। वो तो हुआ एक्सोक्राइन सिस्टम, वही स्रावी तंत्र, जिसके लिए फिक्स नलिका है, ठीक है। एक बारिश में भी तो पानी आता घर में, है ना, ऊपर से। क्या आप बारिश में पर्टिकुलर बादल से नलिकाएं बनाते हो क्या? नहीं ना। तो वहां से जो बारिश का पानी आए, धड़ाधड़ हर जगह बरसी है, हर जगह आ गया है। तो जिसके लिए कोई नलिका नहीं है, वो तो होता है एंडोक्राइन, और जिसमें फिक्स नलिका होती है वो है एक्सोक्राइन। ऐसी ग्रंथियां जिसमें दोनों ही हो वो रहती है मिक्सोक्राइन, यानी कि उसमें एंडोक्राइन भी होती है, बिना नलिका विहीन तंत्र और नलिका वाला। तो ये दोनों मिक्स रहती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। बात आगे समझ गई। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन को थोड़ा सा अलग लेते हैं। एंडोक्राइन है क्या? एंडोक्राइन एक्चुअली एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं नलिका विहीन सिस्टम। मतलब इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, इसमें डायरेक्टली हार्मोन ब्लड में डाले जाते हैं। इसमें हार्मोन बनते हैं जो सीधे रक्त से अंगों तक जाते हैं। ओके, सीधे अंगों तक जाता है, ये रहता है, ठीक है। जबकि एक्सोक्राइन में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। इसके अंदर क्या रहता है, एक्सोक्राइन मतलब समझता ना, बहिस्रावी। ये कौन सा तंत्र है? अंतःस्रावी तंत्र है। अब ये नाम तो देखो, आपने एलएसए में सुना ही होगा ना भाई, अंदर के सर मुझे बीमारियां या हार्मोन याद नहीं, अलग बात है, लेकिन इतना याद हुआ ना। तो बहिस्रावी है, एक्सोक्राइन है, इसको बोलते हैं नलिका युक्त सिस्टम। कौन सा होता है? नलिका
युक्त तंत्र होता है जिसमें क्या होता है, एंजाइम। इसमें एंजाइम जाते हैं, ज्यादातर ये पाचन तंत्र में काम आता है। एंजाइम सीधे नलिका से अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। मिक्सोक्राइन क्या होता है, मिश्रित ग्रंथियां होती है जिसमें कुछ भाग एंडोक्राइन होता है, मतलब दोनों ही होते हैं, और कुछ भाग एक्सोक्राइन होता है, मतलब कि एज वेल एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, मतलब कि दोनों के दोनों साथ हो। जैसे आपके अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती है, वो तो हार्मोन डालती है, लेकिन अग्नाशय के जो पाचक रस होते हैं वो कहीं ना कहीं पाचन का काम करते हैं। आप देखना फिजियोलॉजी में मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रिकें बनाई हुई, शानदार शानदार। अग्नाशय लात मारता है हार्मोन में, आनंदित तरीके से एकदम देखना आगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ भाग तो इसका एंडो है और कुछ भाग एक्सो, ये रहता है इसका डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, ये आगे आएगा डायग्राम, इससे पहले मैं इसकी भूमिका बना देता हूं। ठीक है, ये लो तीसरे पे, इसमें कितनी ग्रंथियां हैं, टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कितनी। ठीक है, इसके अंदर 9 चलती, कितनी चलती है, 9। कितनी चलती है, 9। 9 में से सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष के जस्ट पीछे, आगे तो है पीयूष, पीछे है पीनियल। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े कारनामे करती है, पूरी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब ये छोटे मोटे शब्द तो आपको आते होंगे ना, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, ये ग्रंथि कौन सी है। पीनियल को ब्रेन डस्ट बोलते हैं। पीयूष और पीनियल के बाद में थोड़ा नीचे जाते हैं तो थायराइड ग्रंथि रहती है। थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 और पैराथायराइड ग्रंथि रहती है, जिसका पैराथार्मोन हार्मोन रहता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। फिर यहां पर एक हार्ट के पास में होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि। और नंबर 6 पे थाइमस के बाद नीचे आ जाए तो अग्नाशय है। अग्नाशय पर थोड़ा सा मैं रिमार्क करना चाहूंगा, समझ गए ना रिमार्क क्यों, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाता है कौन सा, अधिवृक्क ग्रंथियां। अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी कि वृक्क किडनी। और नंबर 8 और 9 पे आ जाता है वृषण और अंडाशय। वृषण और अंडाशय में भी कुछ किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अच्छे से यदि ढंग से इसका डिटेल स्टडी करें तो इसमें भी स्टार है, यानी इसमें भी चांस है किसका, ये जो स्टार वाली है ये एंडो एज वेल एज एक्सो यानी कि मिक्सोक्राइन होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो ये एंडो और एक्सो का काम हुआ। अब आप बताओ, आपको यदि एंडोक्राइन याद है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, निम्न में से अंतःस्रावी बताओ, निम्न में से बहिःस्रावी बताओ, तो ये आराम से हो सकता है ना। यदि आपको मैं घुमा के पूछूं कि साहब सीबीएसएस ग्रंथि कैसी होती है, तो आप एक मिनट और, यार सीबीएस डायरेक्टली याद नहीं होता है, तो आप जाओ सीबीएसएस ग्रंथि के लिए एंडोक्राइन पे। एंडोक्राइन 9 के नाम याद है ना, कौन कौन से, पीयूष, पीनियल। सर ऐसे नाम याद नहीं होते, रटे नहीं जाते, ये बड़ा दुख होता है। चलो कोई इश्यू नहीं है, इनको एक काम करते हैं, डायग्राम लाते हैं, 2 डायग्राम बनाते हैं, फिर उस डायग्राम को देखेंगे किसके अंदर, बने बनाए में। तो इसमें एक ह्यूमन का डायग्राम बनाते हैं और एक गाय का डायग्राम बनाता है ना। ह्यूमन का एक महाराणा प्रताप का एक डायग्राम मैंने बचपन में बनाया था, उस डायग्राम को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये लो। ठीक है, ये ग्रंथि है ना, इन ग्रंथियों को शो कर रहे हैं।
तो एक डायग्राम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर सर हमारा तो वेटनरी है, फिर इसका क्या काम है? इसके माध्यम से अपन आगे किसको समझ सकते हैं? अब ये है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, चलेगा। अपन को सिर्फ सिस्टम से मतलब है, इसमें उससे मतलब नहीं। किससे? एक मिनट वापस ले लेते हैं, ब्लैक से बना दे बढ़िया। ये नाक, ये होठ, ये इसकी हिचकी और ये इसका माथा, ये इसका दड़ है जहाँ पे अपने को सेट करने हैं, और ये दड़ के बाद में इसका नीचे वाला पोर्शन जिसके अंदर ये इसके टांगों का पोर्शन, ठीक है। ये इसके जूते वूते बोली ये लोग कर देते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है ग्लैंड को शो करना। ये होता है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखना यहां पर ये है कौन सी, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ये है कौन सी? पीयूष। ये है कौन सी? पीयूष। ये है कौन सी? पीनियल, ठीक है। फिर यहाँ पर ये अलग से शो करते हैं। यहाँ पर ये कंठ है ना, गला है ना, बड़ी सी है थायराइड, और थायराइड के ऊपर जो है ये रहेगी पैराथायराइड, ठीक है। फिर यहाँ पर ये श्वास नलिका आती है, उसका हिस्सा है। ये दोनों कॉमन रहती है यहाँ पे। ये यहां से जैसे ये मैंने इसोफेगस बनाया ना, इसोफेगस में जैसे ये यहाँ पर स्टमक होने के बाद में ये आगे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ संबंध आता है, ठीक है। मेरा उद्देश्य अभी पाचन तंत्र को लेना नहीं है, ना ही ह्यूमन समझाना, लेकिन ये है इसके बीच में यहाँ पे आएगा अग्नाशय, जहां पर ये आएगा यहाँ पे अग्नाशय, लीफ के आकार का रहेगा, ठीक है। अग्नाशय के बाद में अब यहाँ अलग अलग चलते हैं। ये हार्ट यहाँ पर राइट है ना, ये लेफ्ट साइड में, ये हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर यहाँ मीडिया स्टर्नम में, यहाँ थाइमस ग्रंथि, ये आ जाओ यहाँ पे। ये यहाँ पे वृक्क, वृक्क के ऊपर ये है अधिवृक्क, ठीक है। और ये अंडा है, वृषण है। यदि ये मादा होती तो यहाँ पे अंडे भी होते हैं। ये 9 ग्रंथियों को एक शो किया। देखो डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम का प्रेजेंटेशन तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन डायग्राम के साथ जो है टेक्निक से बहुत सुपीरियर है, उसको देखना। डायग्राम को एक बार साइड में रखना, डायग्राम सिर्फ एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। अब यहाँ पे आओ, ये है फर्स्ट, ये है पीयूष ग्रंथि। ये कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ये इसके बाद सेकेंड नंबर है पीनियल ग्रंथि। मैं कह रहा हूं ना, एक एक ग्रंथि मुंह से बोलने लगेगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। फिर यहां पर ये जो है नंबर 3 है, ये है थायराइड। और थायराइड ग्रंथि पर पैरा देती है कौन? पैराथायराइड। ये लाल कलर की है, ये है पैराथायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। थोड़ा शब्दों का अलग अलग मायजाल है।
ये हृदय के ऊपर जो रहती है ये होती है थाइमस। ये क्या रहती है? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये स्टमक है, ये जो है ना, ये तो यहाँ पे पेट है, आमाशय है, और ये यहाँ पर ग्रहणी है, ड्यूडेनम है। ग्रहणी बोलते हैं ना ड्यूडेनम को। ग्रहणी के बाद ये नंबर 6 जो है ये है अग्नाशय। ये क्या है? अग्नाशय। और ये यहाँ पर नंबर 7 जो है वो है अधिवृक्क। अब टांगों के बीच में यहाँ पे शो किया मैंने ये वृषण। ये क्या किया है? वृषण। ये नर है तो वृषण होगा, और यदि मादा है तो इस प्रकार से ये अंडाशय है ना। दोनों एक साथ मत कर देना। तो सर आपने तो, मैंने तो शो किया है सिर्फ ये नर और मादा में। ठीक है, ये नंबर 9 है अंडाशय। ये होता है सिर्फ और सिर्फ मादा में, नर में नहीं। तो यदि नर का डायग्राम है फोटो में, अभी आप कह सकते हो कोई बाल नहीं, कोई मांग नहीं, कोई किसी प्रकार के नहीं। यदि मादा बने तो अंडा बना देना, नर है तो 9 ये ग्रंथियां हैं। कितनी है? 9। इसको ऐसे इसलिए बनाया कि अब आपको यहाँ पे देख लो एंडोक्राइन का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। मतलब ये यहाँ पे ग्रंथियों का प्रदर्शन है। ये ग्रंथियों का प्रदर्शन है। समझे भाई? चलो अब यहाँ आ जाओ मेरे साथ। इस डायग्राम से भी शानदार खुद से खुद को एकदम जांचना। खुद भी एकदम रेडी रेड मेरे सामने खड़े हो जाओ वीडियो में, और मैं भी यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, माथे से। पी 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 मतलब पीयूष पीनियल। पीयूष पीनियल। आदमी खड़ा है, आगे कौन सी है? पीयूष है, पीछे कौन सी है? पीनियल है। यानी मस्तिष्क के अग्र भाग में है पीयूष, पश्च भाग में पीनियल। पश्च में भी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मेडिकल जाओगे तो पश्च भाग नहीं है, ऊपर वाली डॉर्सल सरफेस है, इस पर है। लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है, अग्र भाग में पीयूष, पश्च भाग में पीनियल। पी पी। जब कोई पी पी करता है, सर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, पेट दर्द होता है, माथा दुखता है, माथा दुखता है ना, तो अपन कहेंगे कि साहब जो पी पी है वो सर में है, पीयूष पीनियल। आगे आ जाओ, थायराइड। इस पे कौन है? पैराथायराइड। थारी मारी यहां से करता है ना, थायराइड पैराथायराइड। हार्ट के पास में यहाँ पे थाइमस। कौन सी है? थाइमस। फिर आगे यहाँ पेट में, यहाँ पेट में क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के पीछे यहाँ है अग्नाशय, यहाँ है अधिवृक्क। अरे ये इसलिए बता रहा हूं, आप खुद समझ सकते हैं। 9 ग्रंथियां मौखिक बुलाई जा सकता है, मुंह से एकदम डायरेक्टली आप आवाज निकालें, 9 ग्रंथियों के नाम आ जाए। नाम आ जाए, देखे, पी 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 कहां पे है? सरदर्द में। पीयूष पीनियल। पीयूष अग्रभाग में, पीनियल पश्च भाग में। थोड़ा नीचे आ जाओ, थायराइड। थायराइड सबको पता है, थायराइड ये होता है ना, अरे गले में होता है थायराइड। थायराइड के ऊपर है पैराथायराइड। हार्ट के पास आगे थाइमस, थोड़ा पेट में आगे अग्नाशय। था। कितना इजी है यार, इससे इजी तो एबीसीडी होती है जो तुम्हें आती है। तो देखो, पी पी, था, फिर उसके बाद नर है तो वृषण, और मादा है तो अंडाशय। यदि कोई ढंग से देख लेना दिमाग से तो भी याद हो जाए, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो करे एक बार, देखे आओ मेरे साथ में। यदि उसका सरदर्द का सीन है, सरदर्द कहां होता है? पी पी से। पीयूष पीनियल, था थायराइड, थाइमस, थायराइड पे पैरा दे रही है, पैराथाइमस। उसके नीचे आगे अग्नाशय अधिवृक्क, अग्नाशय अधिवृक्क। और नर है तो सबको पता ही क्या होंगे? बड़े बड़े वृषण होते हैं। और यदि मादा है तो अंडाशय होते हैं। क्या 9 ग्रंथियों के नाम याद हुए? अब आप देखना, मौखिक बिना लिखे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। करें, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैर नहीं चलाना है, आंसर लाना है। निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपके सामने ऑप्शन है अलग अलग। सीरोमिनस ग्रंथि, सीबेशियस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, उपरोक्त सभी अग्नाशय ग्रंथि। निम्न में से वही स्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि
और आ गई वहां पर लार ग्रंथि, तो कौन सा हो जाएगा, लार ग्रंथि। अरे बात आगे समय में 9 ग्रंथियां याद हुई है। मैं बताऊं बच्चे 2-2 क्या 5-5 साल पढ़ लेते हैं लेकिन ग्रंथियों के नाम याद नहीं होते। अभी आप 5 मिनट मेरे साथ काम कर लो, पूरी की 9 ग्रंथियां याद कराता हूं। करे स्टार्ट फटाफट वापस। सरदर्द पी पी, पीयूष पीनियल, नीचे थायराइड, गले से थायराइड था थायराइड थाइमस, थायराइड थाइमस, थाइमस का हार्ट के बाद, थायराइड का कंठ में, उसके बाद उसके जस्ट पीछे कौन है, पैराथायराइड। पेट में क्या है, अग्नाशय, अ के पीछे अ मिला लो, यहां अग्नाशय है, वृक्क के ऊपर अतिवृक्क है, और नर में है तो वृषण है, और मादा के अंदर है तो अंडाशय है। अरे बात आई समझ में। तो ये इस प्रकार से ग्रंथियों को याद करते हैं। सर याद करने से क्या चलता है, इसके रोग और हार्मोन समझ नहीं आता। अभी रोग हार्मोन समझ आए। अब गायब ऐसा में इसको देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो ये आगे अपना डायग्राम जिसके अंदर गायों का थोड़ा सीन है, और फिर आगे ह्यूमन का भी एक डायग्राम मैंने लिया है, ये लो, है ना। तो ये यहाँ पे अच्छे से मैंने शो कर दिया है। अब ये रही अपनी बढ़िया सुंदर सी गाय, है ना। गाय में देखो भाई पिट्यूटरी, पिट्यूटरी किसको बोलते हैं, पीयूष को। किसको बोलते हैं, पीयूष को। तो ये पिट्यूटरी नाम है, ये पीयूष ग्रंथि का ही है। किसका है, पीयूष का। ये पीयूष का है, देखो सो कहां गया पीयूष, ये रहा पीयूष। पीयूष ये माथे में है कि नहीं है, अरे बोलो पेट में है कि कहीं और कहीं है, माथे में है। पीयूष के बाद में पीनियल, ये पड़ी पीनियल, ये रही पीनियल। सर ये इसमें अग्रपश्च, एक्चुअली इसकी पोजीशन देखेंगे ना तो पता चलेगा। बाकी जनरल भाषा में बोला जाता है ये अग्रभाग में, ये उधर है पश्च भाग में ना, पीनियल। तो ये पीयूष फर्स्ट, ये लगाई सेकंड, पी पी हो गई भाई। अरे बोलो माथे में कौन सी है, पी 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 पी। उसके बाद आ जाओ नीचे, है ना, ये लो लाल कर देते, बिंदिया लगा देते बढ़िया गाय के। अब उसके बाद आ जाओ थायराइड, पैराथायराइड, नंबर 3, ये तो इंग्लिश पढ़ लोगे ना। और नंबर 4 पैराथायराइड, थाइमस थाइमस थाइमस, थाइमस शो करी गया इसने, नहीं। ये पैरोटिड क्या है, यहाँ कोई मतलब नहीं है पैरोटिड का, है ना। यहाँ सुप्रारीनल का, ये क्या अच्छा उसी को बात कर रहा है। ओवरीज है, प्रोस्टेट है, प्लेसेंटा है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, टेस्टिस है, लीवर है, ठीक है। हार्ट कहाँ होता है भाई, यहाँ कहीं हार्ट होगा, इधर बड़ा बना दिया थोड़ा। हार्ट के ऊपर शो करेंगे अपन क्या, इधर यहाँ पे थाइमस, ये यहाँ पे 3-4 हो गए ना, 5 शो कर देंगे थाइमस, थाइमस ग्रंथि। अब नंबर 6 आ जाओ, अग्नाशय, अंग्राशय, पेंक्रियास करके दिया, ये पड़ा अग्नाशय। नंबर 6 पे थोड़ी इंग्लिश लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर 6 जो है ये अग्नाशय है, पेंक्रियास नाम रहता अग्नाशय का, ये नंबर 6 है। 7वां अधिवृक्क, ये इसको सुप्रारीनल बोना है एक्चुअली, है ना। ये यहाँ पे वृक्क, बीन के आकार का वृक्क बना दो। ये लो, इसमें नंबर 5 हो गया ना। 6 ये है अग्नाशय, 6 ये है अग्नाशय, और नंबर 7वां यहाँ पर ये हालांकि बना है लेकिन ये मुझे स्पष्ट नहीं लग रहा है। ये इस प्रकार से बीन के आकार का ये वृक्क बनाया मैंने, और वृक्क के ऊपर ये है नंबर 7 में अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, जिसको अपन बोलेंगे एड्रिनल। क्या बोलेंगे, एड्रिनल। इन्होंने यहाँ पे सुप्रारीनल बोला है, ठीक है। फिर आ जाओ प्रोस्टेट, अपने काम की नहीं, हटाओ, अभी काम की नहीं है। प्लेसेंटा अभी काम का नहीं है, हार्मोन तो करती है। ओवरीज है नंबर 8 वाली, नंबर 8 वाली है ओवरीज, अंडाशय नंबर 8 वाली है ओवरीज, जिसका हिंदी रहता है अंडाशय। क्या रहता है बेटा, अंडाशय। और ये देखो टेस्टिस। अब ये गाय है, ध्यान रखना, यदि अंडाशय है तो ये कब होगा, गाय है, गाय है तो 8। एक बात बताओ, गाय में एड्रिनल ग्रंथियों की संख्या बताओ, 8, 9 नहीं। क्यों सर आप 9 बता, अरे 9 नहीं भाई, 9 तो होती है टोटल। यदि गाय है तो 8 और बुल है तो 8, क्योंकि गाय है तो वृषण नहीं होंगे, और बुल है तो वहां पर टेस्टिस नहीं होगा। कुल मिला के आप यहाँ पे ध्यान रखना 8 है। और ये आपके टेस्टिस मतलब गाय के, बुल के सॉरी, ये नंबर 9 हो गया वृषण, जो होंगे किसमें, नर में। किसमें होंगे, नर में। तो ये प्रेजेंटेशन है पूरा
एनिमल्स में ग्लैंड्स का, एनिमल्स में ग्लैंड्स का। ये डायग्राम थोड़ा टफ रहता है इसलिए इसको डायरेक्ट लिया। ये है आपके ग्लैंड्स इन एनिमल। डायग्राम को बना लें या डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर ले। पूरी की पूरी 9 ग्रंथियां इसमें शो कर दिए मैंने। पूरी 9 ग्रंथियां बोर्ड पर है, जिसमें से पहली है पीयूष, जो देखो मस्तिष्क में दिख रही है लाल बिंदी के समान। दूसरी है पीनियल, जो भी लाल बिंदी के समान। उसके बाद तीसरी है थोड़ा नीचे गई थायराइड। उसके बाद है पैराथायराइड। फिर है थाइमस का हार्ट के पास में, जिसमें शो नहीं करी थी। उसके बाद अग्ना से अधिवृक्क पास पास रहते हैं। अग्ना से पेट के अंदर है और अधिवृक्क कहाँ है? वृक्क के ऊपर है। उसके बाद में नेक्स्ट अंडा से, यदि मादा है तो अंडा से होगा और नर है तो वृषण होंगे। सिंपल सा है भाई। तो ये डायग्राम है। प्रेजेंटेशन हालांकि आपके पास रहेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं रफली आप इसे एक बार बना लें और पूरी की 9 ग्रंथियों को कहीं ना कहीं बोलते हुए बनाएं, है ना। चलो आगे। तो ये कैटल्स में हुआ, इसी को ह्यूमन में शो करना है। तो हालांकि मैंने अपने डायग्राम में किया था, लेकिन वो डायग्राम यदि किसी को नहीं समझ में आया सर आपने पता नहीं क्या मारना पड़ता बना दिया था। मीन्स कहने का मतलब है बचपन में अपन जब वो फोटो बनाते थे ना, तो वहां की कोई प्रैक्टिस था, उससे मैंने शो किया है, वो ज्यादा समझ में आता है। लेकिन फिर भी कोई कि नहीं सर मेरे को तो एक ऑफिशियली डायग्राम चाहिए। तो आपके सामने ये नर है, ये मादा है ना। बढ़िया नर है, बढ़िया मादा है। यहाँ देखें, ये रही पीयूष फर्स्ट, ये रही पीनियल सेकेंड। देखो यहाँ पे पीयूष अग्रभाग में है, पीनियल पश्च भाग में है। दोनों के दोनों बीच में मिड ब्रेन में होते हैं। लेकिन आप प्रेजेंटेशन देखें तो ये यहाँ पे अग्रभाग जा रहा है और ये यहाँ पे पश्च भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे। फिर इसके बाद नंबर 3 थायराइड पड़ी है, वो देखो कंठ में, और पैराथायराइड है इसके ऊपर। पैराथायराइड ग्लैंड इसके ऊपर होती है इस प्रकार से। एक अलग पेन ले लेते हैं, समझ में आएगा। ये इस प्रकार से, ये ब्लू ब्लू कलर कर देता हूं। 4 होती है ऐसे थायराइड के ऊपर इस तरह से। ये यहाँ पे होगी पैराथायराइड। कौन सी होगी? पैराथायराइड। ठीक है, ये थाइमस है, यहाँ हार्ट रहता ना, ये यहाँ पर हार्ट रहता है। इस हार्ट के ऊपर ये रहती है यहाँ पे। ये नंबर 5 आ गई है। इसकी पोजीशन देखो, पोजीशन ऐसे याद नहीं होगी कहाँ? हार्ट के ऊपर, देखो ऊपर। फिर पैंक्रियाज, ये नंबर 6 है। आपको इंग्लिश थोड़ी सीखनी चाहिए, नहीं आती तो ये लो, अग्नाशय को पैंक्रियाज बोलते हैं। फिर यहाँ पे नंबर 7 है अधिवृक्क। मैं जानबूझ के हिंदी ला रहा हूं क्योंकि वहां पे अ से अ मिला लो, अग्नाशय और अधिवृक्क। ठीक है, फिर ये टेस्टिकल्स है सर, ये लो टेस्टिस भी लिखते हैं। ये नंबर 8 है वृषण। अब आप देखें, यदि नर में कहे तो 8 है, मादा में कहे तो भी 8 है। वापस बोलो, देखें ये अग्रभाग देखो बिंदी देते हैं ना वहां पे, ये पीयूष, ये पीनियल, ये थायराइड, ये पैराथायराइड। पैराथायराइड कहाँ है? ये और ये थाइमस नंबर 5, ये अग्नाशय, ये अधिवृक्क और ये। यानी यदि आपको बात करें मादा में एंडोक्राइन बताओ भाई, तो 8। कौन सी नहीं है? वृषण नहीं होता। अरे मादा में कोई वृषण देखे क्या? है ना, मादा में वृषण नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे नर में भी बात करें, नर में एंडोक्राइन बोलो, नर में एंडोक्राइन 8 होती है। क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता बोलो? नर में एंडोक्राइन 8 होती है।
उसके अंदर अंडा से नहीं होता, मादा में अंडा से होता है ना, तो अंडा से नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये नर और मादा का अलग अलग प्रेजेंटेशन है, किसका, ग्रंथियों का। सरल है भाई। सर ये तो सिर्फ लोकेशन, हाँ इस डायग्राम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोकेशन याद नहीं करनी पड़े, रटनी नहीं पड़े, और यार पीयूष का है, पीनियल का, इन बातों से निजात दिलाने के लिए आपको ये बताएगा। अले अब ये बातें तो आगे मुझे कि साहब कौन सी ग्रंथि कहां है, लेकिन किस ग्रंथि का हार्मोन क्या, उसके लिए नेक्स्ट पोर्शन चलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ यहां पे, फर्स्ट लेते हैं अपन पीयूष ग्रंथि। क्या लेते हैं, पीयूष। अब पीयूष ग्रंथि जो है उसके लिए कुछ क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन लिखूंगा। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। इससे छोटी ग्रंथि कोई है क्या, नहीं। मटर का दाना होता है ना, उसके भी छोटी, वो भी बड़ा होता है ना। देखो बाहर तो अलग अलग कुछ कहते हैं 10 ग्राम, कुछ 20-25, यानी 10 से 20 के ग्राम के आसपास हो जाए, बहुत छोटा, पाव भर भी नहीं होता है। ये मटर के दाने के बराबर होती है, मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर। फिर सेकेंड पॉइंट रहता है इसका कि साहब ये कहां होती है, ये मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। लेकिन सर अग्रभाग में भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी ना, हाँ बिल्कुल है। लो प्रोफेशनली लेना चाहते हो तो ये मस्तिष्क के सेला टर्सिका गुहा के स्पिनॉइड बोन की पोजीशन में होती है, यानी कि ये ब्रेन के, है ना, खोपड़ी के, स्कल के, खोपड़ी के स्पिनॉइड, एक अस्थि होती है स्पिनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका गुहा में होती हैं। ठीक है, एसएसटी याद कर सकते हैं। एसएसटी क्या, सेला टर्सिका स्पिनॉइड बोन, मतलब कि ये यहाँ पर स्पिनॉइड बोन होगी, सेला टर्सिका होगी, है ना। यहाँ पे एसएसटी करके याद कर सकते हैं। ये खोपड़ी के स्कल के सेला टर्सिका में होती है। एसएसटी एस फॉर स्पिनॉइड, एस फॉर स्पिनॉइड, नेक्स्ट एस फॉर सेला, टी फॉर टर्सिका। ठीक है, ये कभी कभार पूछ सकते हैं कहां होती है। ओके, उसके बाद में इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों का नियमन करती हैं। सभी का तो नहीं करती हैं, लेकिन काफी का करती है। सभी ग्रंथियों का रेगुलेशन, नियमन करती हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन इस ग्रंथि का भी नियमन कोई करता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन मास्टर के ऊपर भी मास्टर होता है ना, स्कूल में मास्टर होता पढ़ाने वाला, उस मास्टर का कंट्रोल भी कोई करता है। कौन, हेडमास्टर, प्रिंसिपल। वो हेडमास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। ध्यान रखना, ये तो है मास्टर ग्रंथि। लेकिन यदि पूछे, है ना, नेक्स्ट यदि बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि तो है क्या, पीयूष तो है मास्टर ग्रंथि। लेकिन ये पीयूष का भी कंट्रोल होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। किससे होता है, हाइपोथैलेमस से। और इसको बोलते हैं हेडमास्टर ग्रंथि, एच हाइपो, एच हेडमास्टर, एच हाइपो, एच हेडमास्टर। यानी मास्टर के ऊपर जो मास्टर होता है वो रहता है हेडमास्टर। ध्यान रखना, पीयूष तो है मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस है हेडमास्टर। पीयूष का भी कंट्रोल करती है, पीयूष के हार्मोन का भी कंट्रोल होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। बात आ रही समझ में। पीयूष तो है मास्टर किसका, एसएसटी का। देखो पीयूष किसी का नाम है, पीयूष किसी का नाम है, पीयूष है मास्टर, पीयूष है मास्टर। किसका मास्टर है, एसएसटी का। एसएसटी का पूरा नाम क्या हो गया, सेला टर्सिका स्पिनॉइड बोन, सेला टर्सिका स्पिनॉइड बोन। यानी कि ये स्पिनॉइड बोन की सेला टर्सिका गुहा में है।
उसके बाद में सेकंड जो रहा कि साहब ये जो आपके मास्टर है पीयूष जी एसएसटी के, क्या उनका भी कंट्रोल होता है क्या? बिल्कुल, वो प्रिंसिपल से हेडमास्टर से कंट्रोल होते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल रहता है किसके पास? हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इस ग्रंथियों को पकड़ के रखता है। क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर ये हो गए कुछ पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब इसके कितने हार्मोन है ये ढंग से देखना भाई। पीयूष ग्रंथि के 3 पार्ट है। पीयूष ग्रंथि के कुछ किताबें इसको इंग्लिश में नाम से भी बोलती है पिट्यूटरी, है ना। तो आप ध्यान रखना, कई बार ऐसे लिखा आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये समझ आना कि पीयूष ग्लैंड का नाम है ना। तो पीयूष ग्रंथि है, इसके 3 भाग रहते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, इसका रहता है अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। पश्च भाग पूरी तरह से नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और अग्र और पश्च भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर यदि बात करें तो किस प्रकार से इसका सेटअप होगा देखते हैं ना। चलो, अग्रभाग में यहां पर आपके पास में हार्मोन थोड़े मुझे लिखने पड़ेंगे, तो इसके हार्मोन में लिख देता हूं। हार्मोन ज्यादा है तो 1 बाय 1 यहां पर मैं आपके हार्मोन लिख देता हूं। इसका पहला हार्मोन होगा GH, मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरा होता है ACTH। आगे 1 बाय 1 इसकी फुल फॉर्म लेंगे, LH, TSH, FSH, प्रोलैक्टिन। ये यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4, तो ये 6 हार्मोन हो गए किसके? उसके अग्रभाग से। किससे हो गए? अग्रभाग। मध्य भाग में एक ही रहता है MSH। सर इसकी फुल फॉर्म अभी आगे अपन इसकी फुल फॉर्म लेंगे जब इसकी कार्य लेंगे, है ना, MSH। और पश्च भाग में होते हैं 2 हार्मोन, कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन, MSH सुना होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है ऑक्सीटोसिन का, जिसको पिटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, और ADH, एंटी डायरेक्ट हार्मोन, पिट्रेशिन भी बोलते हैं, वैसोप्रेशिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल हार्मोन हो गए। सर इतने हार्मोन मुझे कैसे याद होंगे? आपने छाप दिया। तो एक काम करो, मुझे तो पहले ये बता दो अग्र, मध्य और पश्च का क्या सीन है। तो पहले याद नहीं होगी तब तक अग्र, मध्य और पश्च का आएंगे। तो एक पेज बनाते देखना, फिर लिख लेना इसको। इसके ये बना है GALT FMPOA। पहले तो ये याद करो, इसका वर्ड बना है GA का गलत, गलत होता है ना, गलत। इसका FM रेडियो होता है, ये इसका बना है पे, इन दोनों को मिलाया है OA। ये एक ट्रिक बनाई है याद करने की। सुने, किसी ने कहा कि वेटरनरी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन नहीं आते। एक FM पे, रेडियो पे सपोज ये आया कि वेटनरी में जीके नहीं आता वेटनरी, तो अपन क्या बोलेंगे? ओए गलत है FM पे, ऐसे बोल रहे ना, गलत FM पे ओए। तो जैसे ही कोई गलत न्यूज आई है कि साहब वेटनरी का एग्जाम नहीं होगा या 2 बार एग्जाम होगा या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आया, तो मैंने कहा गलत FM पे ओए। वर्ड को दोहराओ मेरे साथ। ट्रिक को सीखने के लिए ट्रिक को दोहराना, ट्रिक को आत्मसात करना जरूरी है, तो करते हैं। तो यहाँ मैंने बोला गलत FM पे ओए। क्या बोला मैंने? गलत FM पे ओए। ये पीयूष के 9 हार्मोन की ट्रिक है। अकेला पीयूष है, 9 ग्रंथियों में से अकेला एक जना 9 लेके बैठा है। तो आपको हार्मोन ही याद नहीं होंगे तो आप उसके रोग कैसे याद करेंगे? एक बात बताओ मुझे, है ना।
आपको हार्मोन ही याद नहीं है और आप उसके रोग बोल दोगे, है ना, आपको उनका नाम ही नहीं पता है, क्या उसके धंधे काम बता सकते हो क्या? कुल मिला के हार्मोन याद होंगे तो उसकी कमी और वृद्धि से रोग याद होंगे, रोग के अंदर फिर कुछ खास रिमार्क्स याद होंगे। कुल मिला के पहले मुझे 9 हार्मोन की ट्रिक बनाओ। गलत एफएम पे हो, बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे जी का क्या मतलब मैं सबका लिख देता हूं। जी का मतलब है GH, ए का मतलब है ACTH, एल का मतलब है LH, टी का मतलब है TSH, एफ का मतलब है FSH, एम का मतलब है MSH। जब कभी भी किसी के अंदर SH स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम आ जाए, समझ जाना वो वहां पर किसी पीयूष ग्रंथि का है। P फॉर प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोलैक्टिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन और A फॉर ADH। ठीक है, ये यहां पर पीयूष के हार्मोन बने हैं। ये क्या है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। अब ये है कि ट्रिक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल छा जाएगी, सबको आ जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने दो ना। अपन तो चाहते हैं पूरी दुनिया होशियार हो, बस मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं। समझ गए? जैसे एक वर्ड चलता है ना, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे। बात गलत है क्या? मैं तो कहता हूं सब होशियार हो, सबका सिलेक्शन हो, बस मेरा थोड़ा पहले हो। गलत क्या कहा मैंने, है ना? मैं चाहता हूं सब इंटेलिजेंट बने, लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी स्वार्थ में चाहता हूं कि यार मैं पीछे नहीं रह जाऊं। मैं ये चाहता हूं पूरी दुनिया कमाए, सब छा जाए। मेरा एक उद्देश्य ये नहीं होगा कि कोई पीछे रह जाए, लेकिन यार मैं पीछे कत्ते नहीं रहना चाहूंगा। मैं मेहनत करूंगा, याद करूंगा, रात को जगूंगा, सुबह उठूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी पढ़ाई को मैं कहीं ना कहीं बराबर पैरेलल लेके चलूंगा। ये जोश, ये तरीके ही आगे लेके चलते हैं, लेकिन जोश क्षणिक होना चाहिए। ऐसे नहीं पूरे दिन जोश में रहे, खाली जोश पड़े हुई नहीं। जोश त्वरण का कार्य करता है, लेकिन ठंडा दिमाग याद कराता है। दोनों का मिलीभगत से करेंगे। ये पढ़ी उसकी ट्रिक, इससे पहला पढ़ा ये, इसके नाम, हिंदी के नाम 1 बाय 1 आएंगे। सबसे पहले अपन जीए चालू करेंगे, तो पहले इसको लिख लेवे, फिर ट्रिक लिख लेवे। फटाफट लिख लो। पोज करना। हो गया भाई रिटर्न? अरे बोलो। तो ये पीयूष ग्रंथि के 9 हार्मोन है। इसकी ट्रिक ये पड़ी आगे। क्या ट्रिक है बोल दो एक बार। गलत एफएम पे ओए, गलत एफएम पे ओए। आप सीधा कह सकते हो कौन सी क्लास, ट्रिकों वाली क्लास, कौन सी क्लास, याद कराने वाली क्लास, कौन सी क्लास,
सॉफ्ट टाइमिंग वाली क्लास। कुछ लोग अलग अलग क्लासों को नाम देते हैं, मैं तो एक ही नाम देना चाहूंगा, विद्यार्थी के हित वाली क्लास, विद्यार्थी के कंफर्ट जोन की क्लास, विद्यार्थी को अच्छा लगने वाली क्लास, और सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी को याद करा के लक्ष्य तक पहुंचाने वाली क्लास। ऐसा कुछ उद्देश्य है, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए आपसे, है ना। चलो लेट बी स्टार्ट। गलत एफएम पे ओए का जी फॉर जीएच, जी फॉर जीएच। ये लो यहाँ पे फर्स्ट है, कौन सा बोलो फटाफट, जीएच ग्रोथ हार्मोन। जीएच का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में हार्मोन बोलते हैं, इंग्लिश में हार्मोन बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, वृद्धि हार्मोन। नाम से पता चल रहा है ना, वृद्धि हार्मोन। ये क्या कराता है, ये कायिक कोशिका को बढ़ाता है। ये कायिक कोशिका में वृद्धि करता है। कैसे होती है वृद्धि भाई, आदमी का शरीर कैसे बनता है, सर बढ़िया बढ़िया जिमने से है, ऐसा नहीं है। जीवन तो हर कोई जीवता है, कितना पछता है कितना लगता है, कोशिका विभाजन से और बीएमआर बढ़ने से। तो ये यहाँ पे कोशिका विभाजन को तेज कराता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, बहुत तेज करता है। बीएमआर बढ़ाता है क्या, बीएमआर थोड़ी सी एक्चुअली उसके साथ रिलेटेड है, किसके साथ, थायराइड के साथ। तो बीएमआर का सीन नहीं लिख सकते, लेकिन ये सेल डिवीजन बढ़ा के उसके अंगों का विकास कराता है, उसके ताकत का विकास कराता है, ये सेल का डिवीजन कराता है, अंगों का डिवीजन कराता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे है ना पशु का शरीर वृद्धि करता है, बॉडी बनती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, इसमें इसके कम होने से ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता, हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि कम हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो आ जाओ इसके नेक्स्ट पे लेते हैं। यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, वृद्धि हो जाए। तो ग्रोथ हार्मोन से कमी हो जाए तो कमी दो प्रकार से होती है, और वृद्धि तो हालांकि कमी होती है, लेकिन वृद्धि हो जाए तो वृद्धि भी दो प्रकार से होती है। ठीक है, कमी होती है जिसके अंदर बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, और वृद्धि भी ऐसी रहती है बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। अब देखना, यदि जीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, एक और नाम चलता है इसका, आपको पता है, सोमेटोट्रोपिक बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन है ना, इसका एक नाम चलता है सोमेटोट्रोपिक। ग्रोथ हार्मोन को वृद्धि हार्मोन तो बोलते ही बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन तो इसका एक नॉर्मल नाम है, एक इसका नाम चलता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो इसकी कमी दो बार हो सकती है, एक तो होती है बाल्यावस्था में और एक होती है वयस्क अवस्था में। तो देखो क्या होगा, ये शरीर बनाता है, हाइट बनाता है, बॉडी बनाता है, विकास कराता है। तो किसी की हाइट रुक गई, ठीक है, सपोज एक अच्छी हाइट मानते हैं, आदमी की मानते हैं 5 से 6 फुट में, लेकिन 3 फुट का रह गया, सपोज 25 साल 30 साल हो गया, जैसे 15-20 साल में हाइट बढ़ती है, अपन देखा कि यार ये तो 30 साल का 3 फुट का, ये 2.5 फुट का, ये बना रह गया। तो ये जीएच की कमी से हो सकता है। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, कई बातें होती है, लेकिन ये बाल्य अवस्था में ये रह जाता है बौना। क्या रह जाता है, बौना, जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। लेकिन ये बौने है ना, ये बौने एकदम चकाचक होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है। इनकी जनन क्षमता खतरनाक होती है, यानी टुकड़े छोटे छोटे हैं तो भी आप देखो मस्त प्रजनन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आईक्यू में कमी नहीं, शारीरिक विकास में कमी नहीं। तो ये सर्कस में मिजेट्स का काम करते हैं। सर्कस में एक मिजेट्स इंग्लिश वर्ड है जोकर, सर्कस के जो जोकर होते हैं ना, वो जोकर कौन से होते हैं, वो जीएच की कमी वाले बच्चे होते हैं, है ना। देखो एक आगे थायराइड की कमी से भी होगा क्रिटिनिज्म,
दोनों को मैच करें, एक क्रिटिनिज्म है, एक ड्वार्फिज्म है, यानी एक तो थायराइड की कमी वाला बच्चा है, जीएच की कमी वाले बच्चे में कोई हाइट को छोड़ के कोई और कमी नहीं होगी, यानी हाइट कम होगी लेकिन उसकी बुद्धि, आईक्यू, उसका शारीरिक विकास, सेक्सुअल पावर, उसके अंदर ताकत, उसका सब कुछ नॉर्मल होगा, सिर्फ हाइट छोटी होगी। लेकिन क्रिटिनिज्म वाले में आईक्यू भी नहीं होगी, बोलने में ढंग से सक्षम नहीं होगा, सेक्सुअल ऑर्गन काम नहीं करेंगे और उसके पाचन काम नहीं करेगा, रोगों का शिकार होगा। यानी दो बौने हैं, एक अच्छा बौना है, पीयूष का बौना है, और एक शारीरिक मंद है, हर तरह से रुका हुआ बौना है, वो क्रिटिनिज्म का थायराइड का बौना है, जिसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। बात आगे समझ में आगे आएगा जब मिक्स करेंगे। तो ये सामान्य बौना है, ये बौना कैसा है, नॉर्मल है, सामान्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वयस्क में इसमें एक रोग होता है साइमंड, कुछ किताबें साइमंड रोग लिखती है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति बूढ़ा दिखता है, व्यक्ति वृद्ध दिखाई देता है 20-25 साल का, लेकिन दिखता है जैसे कोई 50 साल का हो गया, है ना। एक सलमान खान देख लो, शाहरुख खान देख लो, दोनों की उम्र लगभग बराबर है, लेकिन सलमान खान थोड़ा सा एकदम अट्टा-कट्टा दिखता है, बॉडी बिल्डर है, और शाहरुख थोड़ा सा एज दिखता है। कहने का मतलब है, ये एग्जाम्पल इसलिए कि व्यक्ति में उम्र से थोड़ा सा पहले बूढ़ापन आ जाए तो शायद जीएच का असर हो सकता है। तो यदि व्यस्क अवस्था में जैसे अपन है, अपनी उम्र में जीएच कम लगे तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है और हाथ कहीं न कहीं बूढ़े जैसे दिखते हैं, तो साइमंड रोग हो जाता है। तो एक ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी था ना साइमंड, उसको अपन देखें तो वो थोड़ा सा अलग दिखता था, है ना। तो अपन कह सकते हैं वो बूढ़ा है, तो साइमंड है बूढ़ा, वो है जीएच की कमी व्यस्क अवस्था में। ठीक है भाई, तो ये एक तो सामान्य बौना हो जाता है, वृद्धि हो जाए जीएच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाए, बहुत ही लंबा चौड़ा दिखे, तो उसमें एक तो होता है बाल्य अवस्था में, वही सेम दो है। बाल्य अवस्था में यदि ये बढ़ जाए जीएच, तो वहां पर उसमें एक राक्षस जैसा हो जाएगा। मतलब एक बच्चा देखा आपने, वो मोटा भीम जैसा खूब खाता है, एक मुक्का देता है तो किसी को पटक देता है, मतलब उसके अंदर गिंगेटिज्म एक नाम आता है। गिंगेटिज्म को हिंदी में थोड़ा लाना मुश्किल है, गिंगेटिज्म लिखते हैं विशाल काय, भीम काय बोल सकते हैं ना। तो इसका इंग्लिश वर्ड है, उसको मैं हिंदी कर सकता हूं, ये इंग्लिश है, उसको बोलते हैं गिंगेटिज्म, हिंदी अपन बोल सकते हैं भीम काय। मतलब बच्चा है 10 साल का, लेकिन लगता है कि कोई 20-22 साल का खतरनाक मुस्टंड आया है ना, एक हाथ मार दे किसी को तो उसको बेहोश कर दे, ऐसा भीम काय होता है। ठीक है, तो ये बाल्य अवस्था में भीम काय हो जाता है। ये क्या होता है, बहुत ही मोटा बच्चा रहता है। और यदि वयस्क अवस्था में रहता है तो वयस्क में यहाँ पर उसकी हड्डियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं, अब देखो यार, पूरी प्रॉपर एकदम आप सोचो से कगड़े वाली थ्योरी है, वो संभव नहीं होगी। उसे आप अपने नोट्स से किताबों से पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 99% लिखने की, 1-8% चीजें थोड़ी कम हो सकती है थ्योरी वाइज, तो समझे ज्यादा लिखे कम। तो एक बार पूरा जीएच का कमी वृद्धि है उसको देखें। जीएच का मतलब है वृद्धि कराना, और वृद्धि में कमी है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, वृद्धि है तो कमी, और वृद्धि को अधिक लिख सकते हैं। इसको एक काम करें, इसको अधिक लिख सकते हैं, है ना, ये ज्यादा सही बैठेगा, कमी और अधिकता, है ना। ये वृद्धि हार्मोन, वृद्धि के साथ भी पूरा सही लिखें तो हार्मोन सब सही लिखता है। तो ये वृद्धि हार्मोन है, उसके कैरेक्टर से, है ना। तो वृद्धि हार्मोन वृद्धि कराता है, कम है तो क्या होगा और अधिक है तो क्या होगा, एक बार देखें। वृद्धि हार्मोन कम है तो वृद्धि कम हो जाएगी, वृद्धि हार्मोन कम है तो वृद्धि कम हो जाएगी, और वृद्धि हार्मोन ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा। अब कम देखना कैसे है, ज्यादा है देखना कैसे है। यदि बच्चे में कम पड़ गया तो बच्चा छोटा रह जाएगा, लेकिन सिर्फ हाइट रुकती है। मजे की बात देखो, उसके बाकी विकास हार हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रोथ हार्मोन खाली शरीर की कोशिकाएं, खाली अंग को बनाता है, उसके अंदर जो ऑर्गन की डेवलपमेंट है वो जीएच के हाथ में नहीं है। उसको कराने वाले कुछ और भी हो सकते हैं कारक, यानी जीएच खाली काया को बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं काया प्रेरित सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अरे बस में तो जीएच की कमी है
तो बच्चा तो बना रह जाएगा। अब बड़ा हुआ, हाइट 6 फीट 5 5.5 फुट जो भी होगी, तो ऐसे थोड़ी है वापस हाइट छोटी हो जाएगी। हाँ, तो वापस हाइट तो छोटी नहीं होगी, लेकिन उसमें ऐसे बूढ़ापा नजर आएगा कि यार विकास तो हुआ ही नहीं, तेरा वृद्धि हुई नहीं। तो उस वृद्धि में साइमन जैसा बूढ़ा दिखने लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे साइमन रोग। क्या बोलेंगे? साइमन रोग। उसके बाद में आगे किसमें? अपन दूसरे में कि साहब ज्यादा हो गया तो बच्चे में ज्यादा हो गया, तो बच्चा बढ़ रहा है ना। सामान्य बच्चा बढ़ता है 10-11 साल में, थोड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर 15 से 18 के बाद उसकी हाइट बढ़ती है। लेकिन आपने देखा है तो 5 साल का, ओ भीम का भीम तगड़ा है, ओ बड़ा मुंह हाथ बुक्कड़ ऐसे तगड़े तगड़े, भीम जैसा हो गया। आप बोलोगे पक्का गाइंगेटिज्म है, इसमें जीएच बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन यदि वयस्क अवस्था में बड़ा हो गया, तो आप देखोगे हाथ, नॉर्मली हाथ ऐसा है, हाथ बड़े बड़े राक्षस जैसे हो गए, पैर ऐसे मोटे मोटे हो गए, गर्दन सूज गई, ऐसा लग रहा है यार ये भी क्या भीम का है। भीम काय तो नहीं बनता है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होने लगी है। जैसे खली को देखा ना, अपन ये नहीं कहेंगे कि खली वो केस है, खली जैसा प्रकार, मतलब उस टाइप से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। उसका चेहरा हाथ नहीं बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं, तो अपन बोल सकते हैं ये एक्रोमेगली का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये जीएच हार्मोन के बारे में लगभग 99% बातें हो चुकी है। बहुत डिटेल नहीं जा सकते, लेकिन बहुत समराइज भी नहीं किया, मिला जुला इसका असर है ना। तो अब अपन कि पीयूष ग्रंथि के 9 हार्मोन रेडी है भाई। पहले तो 9 ग्रंथियों के नाम लिखना, फिर पीयूष के गलत एफएम पे ओए का जीएच खत्म हो चुका है, आगे एएलटी 1 by 1 आगे आएगा, तो वो रहेगा एंडोक्राइन पार्ट सेकंड के अंदर, जिसके अंदर पीयूष से जुड़ी बातें कंटिन्यू रहेगी। ओके, थैंक यू।